फॉरेन ट्रेड, उससे पहले इंडियाज फॉरेन ट्रेड देखने से पहले हम समझेंगे कि फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक बात याद रखिएगा, फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ये दोनों एक ही चीज है। दो नाम है, फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ये दोनों एक ही चीज है। तो क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज इज नोन एज या इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सपोर्ट का मतलब अपनी कंट्री में बना हुआ सामान बाहर भेजना, बाहर देश में भेजना, दूसरे देश में भेजना, इसको कहते हैं एक्सपोर्ट करना। इंपोर्ट का मतलब दूसरी कंट्री में बना हुआ सामान अपने देश में मंगाना। जैसे ये घड़ी है, मैंने ये घड़ी जापान से मंगाई, जापान में ये घड़ी बनी थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैंने इंपोर्ट कराया है। जैसे ये मार्कर है, मैंने इस मार्कर को मेरे वहाँ बना, ये मेरे इंडिया में बना, मेरे देश में बना, और मैंने इसको जापान को एक्सपोर्ट किया, भेजा, जापान के पास भेजा, इसको हम कहेंगे एक्सपोर्ट करना। जब आप अपने घर में बनी हुई चीज़ों को जब आप बाहर भेजते हैं दूसरे कंट्री में तो वो एक्सपोर्ट होता है। जब आप बाहर से सामान को अपने कंट्री में मंगाते हैं वो इंपोर्ट होता है। तो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या हुआ, या इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या हुआ, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना गुड्स और सर्विसेज का अक्रॉस डिफरेंट कंट्री। मैगडी और बीपीओज ये सब सर्विसेज के एग्जाम्पल हैं, जो कॉल सेंटर वगैरह बाहर से हमारे देश में आए, हमारे देश के कॉल सेंटर बाहर इस्टेब्लिश हुए, ये सब सर्विसेज के क्या है, बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग में जो भी बाहर से कंपनियां आई या हमारे देश की कोई कंपनी बाहर गई, ये सब क्या है, ये सब आपका सर्विसेज में आ जाएगा। ये होता है फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। एक बार और समझ लीजिए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्री। जब कंट्रीज आपस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती हैं गुड्स और सर्विसेज का, तब हम कहते हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड में शामिल है, या तब उसे हम फॉरेन ट्रेड का नाम देते हैं। अब हम इसको देखने से पहले, इंडियाज फॉरेन ट्रेड को देखने से पहले, इंडिया की फॉरेन ट्रेड कैसी थी, क्या था, वो सब देखने से पहले आप चैप्टर नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने पढ़ाया है कि कैसे इंडिपेंडेंस से पहले फॉरेन ट्रेड की क्या स्थिति थी, वो जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या आता है, गेन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फायदा कहाँ कहाँ मिलता है इंटरनेशनल ट्रेड करने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का डिफरेंट कंट्रीज को, फायदा कहाँ कहाँ मिलता है। पहला, फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। इंटरनेशनल जो वर्ल्ड में आपके सामानों का, जब आप सामान बाहर भेजते हैं तो क्या होता है, आपके सामानों का एक स्पेशल प्लेस बन जाता है। जैसे हम मसालों के लिए फेमस हैं दुनिया में, ठीक है, हम प्रीशियस स्टोन्स के लिए फेमस है, हम अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए फेमस है। तो ये क्या है, आज बाहर भेजने की वजह से, आज इंडिया से सामान बाहर भेजने की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे हमें एक अपना वजूद मिला है, इंटरनेशनल लेवल पे हमें एक स्पेशलाइजेशन मिला है। तो यही है, इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प करता है कंट्रीज को इंटरनेशनल मार्केट गेन करने में, प्लस इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन गेन करने में, उनको एक स्पेशल स्थान मिलता है इंटरनेशनल लेवल पे, दुनिया के लेवल पे। नेक्स्ट, हेल्प्स इन फाइंडिंग मार्केट फॉर सरप्लस डोमेस्टिक आउटपुट। जब डोमेस्टिक का मतलब होता है अपना घर, जब आपके घर में आप मान लीजिए इस पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इस पेन आपने 100 यूनिट्स के इस पेन का प्रोडक्शन किया, आपके घर में 10 यूनिट की ही जरूरत है, तो बाकी 90 यूनिट क्या करेंगे, आप बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। क्योंकि आपके घर में 10 यूनिट खपत हो ही गई है, आप अब बाकी बचे हुए पेन को बर्बाद थोड़ी ना करेंगे, इसको आप बाहर बेचेंगे, फॉरेन कंट्रीज में बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, वहां से पैसा कमाएंगे। तो सरप्लस, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है अपनी कंट्री में किसी चीज का, डोमेस्टिक कंट्री में अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, डोमेस्टिक आउटपुट अगर ज्यादा हो जाता है, यानी कि ज्यादा सामान आप अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर देते हैं खपत से ज्यादा, तब आप क्या करते हैं, उसको बाहर मार्केट में भेज सकते हैं। और ये कैसे हो पाता है, ये इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड की वजह से पॉसिबल है कि आप उसको बाहर बेच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, फैसिलिटेट्स इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। बाय चांस किसी कंट्री, कोई कंट्री है वहां वीट, राइस, दाल रोटी के भी लाले पड़े हैं, वो बाहर से उनके कंट्री में ये सब नहीं हो रहा है, खाने पीने का सामान नहीं है, एसेंशियल गुड जो बहुत ही जरूरी सामान है जीने के लिए, वो भी उनके कंट्री में नहीं है, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड की वजह से आज ये पॉसिबल है कि हम बाहर से वो सब सामान इंपोर्ट करा सकते हैं अपने कंट्री में। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड किसमें हेल्प करता है, फैसिलिटी देता है किस चीज की, इंपोर्ट कराने की, बाहर से अपनी कंट्री में मंगाने का, एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज जो जीने के लिए जरूरी चीजें हैं उनको बाहर से मंगाने में हेल्प करता है फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से
मान लीजिए मैंने जापान को ये क्या बेचा, ये पेन बेचा, ठीक है, 90 यूनिट्स जापान को मैंने ये पेन बेचा, तो जापान ने मुझे क्या दिया, पेमेंट किया अपनी करेंसी में, जापान ने अपनी करेंसी में मुझे पेमेंट किया। तो मैं अब मेरे पास क्या हो गया, जापान की करेंसी आ गई। अब मुझे बाई चांस कभी मुझे जापान से कुछ जरूरत पड़ेगा मंगाने का, तो मुझे जापान ये नहीं चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास पैसे हैं कि नहीं, मुझे जापान की करेंसी है, मैं जापान को उसकी करेंसी में ही पेमेंट कर सकूंगा। इससे क्या होता है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, हमारा जो रिजर्व होता है, हमारा जो बाहर देशों की जो हमारे पास पैसे होते हैं, करेंसी होती है, मुद्राएं होती हैं, वो क्या होती हैं, बढ़ती हैं, और उसको कमाने का ये इंटरनेशनल ट्रेड एक जरिया होता है। आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज आपका बढ़ता है, जब आप इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज आपका घटता है, क्योंकि इंपोर्ट करेंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। इसके बारे में आगे भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्रमोट क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, ठीक है। अच्छे सामान, बाई चांस आपकी कंट्री में अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, डोमेस्टिक कंट्री यानी कि जिस घर में आप रहते हैं, जिस कंट्री में आप रहते हैं, वहाँ पे हो सकता है अच्छा प्रोडक्ट ना मिलता हो, तो इसलिए बाहर से जब प्रोडक्ट आता है, इंपोर्ट किया जाता है, तो उस कंट्री के लोग बाहर की कंट्रीज में जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको यूज करके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज जापान में पोछा लगाने वाली मशीन आ गई है खूब अच्छी, तो अब कंट्रीज क्या करेंगे, जो कंट्रीज वो मशीन नहीं बना पा रहे हैं वो जापान से इंपोर्ट करेंगे और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेंगे, ठीक है। घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली मशीन आ गई, साफ सफाई रखेंगे, हाइजीनिक रहेंगे और ध्यान रखेंगे ताकि कोरोना वायरस जैसे और वायरस ना फैले। नेक्स्ट, एनहेंस अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब आप इंटरनेशनल ट्रेड का ये भी एक फायदा है कि ये क्या करता है, इन्वेस्टमेंट को अपॉर्चुनिटी देता है। अब जैसे आज इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से आज इंडिया में बाहर की कई कंपनियां आ रखी हैं, कई फैक्ट्री लग रखी है, कई इन्वेस्टमेंट हो रखे हैं, कई लोगों को नौकरी मिल रखी है इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। अगर यही इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता, एक कंट्री दूसरे कंट्री से कुछ लेन देन नहीं करता, तो ये इन्वेस्टमेंट पॉसिबल ही नहीं था। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या करता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। आज मान लीजिए इंडिया में, मान लीजिए बाहर देशों में इंडिया के स्पाइसेस का बहुत बोलबाला है कि इंडिया के मसाले बहुत अच्छे होते हैं, इंडिया के मसाले बहुत अच्छे होते हैं। तो इंडिया में क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से मसाले बहुत ज़्यादा बाहर की दुनिया में, बाहर के कंट्रीज़ वाले मांग कर रहे हैं, इसलिए इंडिया में कई लोगों ने फैक्ट्री लगाया, कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और कई लोगों को नौकरी दिया गया इस चक्कर में, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, सर्व्स एज अ इंजन ऑफ ग्रोथ। क्या है, सर्व्स एज अ इंजन ऑफ ग्रोथ। जो ये इंटरनेशनल ट्रेड है ये क्या है, एक इंजन की तरफ काम करता है ग्रोथ की। अगर आपकी कंट्री किस चीज़ के लिए फेमस है, किसी सामान के लिए फेमस है, तो आप वो कंट्री क्या करेगी, खूब सारा फैक्ट्री लगाएगी उस सामान का, खूब सारा नौकरी पाएंगे लोग, खूब सारा पैसा कमाएंगे, खूब सारा डिमांड करेंगे तो खूब इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये क्या करेगा, एक ग्रोथ के प्रोसेस पे ले जाएगा। और जब आप फैक्ट्री लगाएंगे तो जाहिर बात है आप सामानों को एक्सपोर्ट करेंगे, अच्छे अच्छे सामानों को बाहर गांव में, बाहर आपके फॉरेन कंट्रीज में, वहां से भी पैसा पाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, हर तरीके से एक ग्रोथ का ये इंजन की तरह सर्व करता है इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सेलरेट्स द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। अब मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, प्रीशियस स्टोन्स, पत्थर बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया में, उसके बाद आपके सोने चांदी बहुत अच्छे हैं, आपकी इंडिया में हैंडीक्राफ्ट्स, हाथों से बने हुए सामान बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया में। तो इस सब चीज़ों, मसाले बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया में, तो इस सब चीज़ों की बाहर इंटरनेशनल लेवल पे बाहर देश वाले, फॉरेन कंट्रीज़ वाले बहुत ज़्यादा मांग करते हैं। तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, यहाँ के लोग जल्दी वो सब चीज़ें बनाएंगे, बना के बाहर भेजेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। ये सब चीज़ें तो अलग की है, इससे ओवरऑल क्या होगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जीडीपी का भी क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का भी ग्रोथ होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पूरे साल भर में जितना भी सामान एक कंट्री प्रोडक्शन करती है, फिनिश्ड गुड का, तैयार सामान का, उसको जब, और सर्विसेज का, तैयार सर्विसेज का जब उसको ऐड कर देते हैं तब उसको हम जीडीपी
जीडीपी कहते हैं, ये मैंने आपको बता ही चुका है। ठीक है, तो ये हमारे थे कि क्या इंपॉर्टेंस रहा, इंटरनेशनल ट्रेड का क्या इंपॉर्टेंस है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, ये पॉइंट्स हैं 8 जो बताते हैं कि क्यों इंटरनेशनल ट्रेड इंपॉर्टेंट है या उसको इंटरनेशनल ट्रेड को आगे बढ़ाने का क्या और फायदे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, अब हमारा आता है बहुत मेन टॉपिक, इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था। इसको पढ़ने से पहले आप एक चीज़ जान लीजिए। मैंने पहले इसकी फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें एक टॉपिक आया था कि अंडर कॉलोनियल पीरियड में जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे तो इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था, वो तो वहाँ पे एक टॉपिक था। तो उसमें मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। उसमें क्या था, ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया था उसके बारे में आपको बताऊंगा यहाँ पे भी, उसका एक शॉर्ट रिवीजन दूंगा क्योंकि ये पूरा का पूरा उससे रिलेशन में है। हमारा टॉपिक क्या है, इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था, बाहर देशों से बिजनेस कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो इसको पढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए, इसको पढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के अंदर जब ये हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के टाइम की, यानी कि इंडिपेंडेंस से ठीक पहले या इंडिपेंडेंस के टाइम की एकदम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी अपनाई थी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत बहुत ध्यान समझिएगा, इस पॉलिसी के तहत इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो चीज़ें थी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने कहा फार्मर्स से, आपको याद होगा मैंने बताया था उन्होंने कॉमर्शियलाइजेशन करने को कहा फार्मर से कि फार्मर अब आप उगाएंगे सामान, कॉटन उगाएंगे, इंडिगो उगाएंगे और वो आप हमें बेचेंगे, कॉमर्शियलाइजेशन करेंगे उसका, कॉटन उगाइए, इंडिगो उगाइए और वो हमको बेचिए। ब्रिटिशर्स ने कहा फार्मर से। तो फार्मर बेचारा कॉटन उगाता था, इंडिगो उगाता था, बहुत सस्ते रेट पे ये दोनों चीज़ें ब्रिटिशर्स क्या करते थे, खरीद के और उसको एक्सपोर्ट कर देते थे ब्रिटेन। उसको कहाँ भेज देते थे, इंग्लैंड भेज देते थे बहुत सस्ते रेट पे, और भेजने पे कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह नहीं लगती थी। ठीक है, तो बहुत सस्ते रेट पे ये जो रॉ मटेरियल था कॉटन और इंडिगो, शर्ट बनाने के लिए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता था, ये इंग्लैंड पहुंच गया रॉ मटेरियल। अब क्या होता था यहाँ से कि यहाँ से जब वो इंग्लैंड पहुँच गया सामान रॉ मटेरियल, तो अब एक्सपोर्ट हो गया, इंग्लैंड पहुँच गया। अब इंग्लैंड में क्या होता था, इंग्लैंड में शर्ट तैयार होता था, कपड़ा तैयार होता था। अब ये जो शर्ट है वो इंडिया में इंपोर्ट कराया जाता था, मशीन के द्वारा इंग्लैंड में बनता था शर्ट, और ये शर्ट क्या कराया जाता था, इंडिया में इंपोर्ट कराया जाता था। और इंडिया में इंपोर्ट कराने में इस पर भी कोई इंपोर्ट ड्यूटी, कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता था। तो ये शर्ट बहुत ही सस्ते रेट में बन के इंडिया के मार्केट में आ जाता था। और इंडियन लोगों की ये मानसिकता है कि जो सस्ता है वो अच्छा है। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गया। देखा आपने कैसे बर्बाद कर रहे थे वो हमें, रॉ मटेरियल उगाया हमारी कंट्री में ही और उसको खरीद के भेज दिया अपनी कंट्री इंग्लैंड में शर्ट तैयार करवाने के लिए। शर्ट तैयार हो गया, अब वो शर्ट इंडिया को उन्होंने इंडिया में ले आके वो लगे बेचने। ठीक है, और कोई टैक्स नहीं, ना एक्सपोर्ट पे कोई ड्यूटी, ना इंपोर्ट पे कोई टैक्स। तो इससे बहुत सस्ते वे में रॉ मटेरियल इंग्लैंड पहुंच गया और बहुत सस्ता शर्ट तैयार होके वो इंडिया वापस आ गया, इंडिया मार्केट में बिकने के लिए। यानी कि हम अपना ही जो है रॉ मटेरियल दे रहे हैं और अपना ही पैसा लगा रहे हैं, सब चीज़ बर्बादी कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या करते थे, ये इस डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो नीति थी ब्रिटिशर्स की। नेक्स्ट वो क्या करते थे कि जब हमारा जो शर्ट था, मान लीजिए इंडियन पीपल जो इंपोर्ट, मान लीजिए इंडियन पीपल कोई चीज़ इंडियन पीपल बना रहे हैं, हैंडी हाथों से बनाते थे जो भी, वो इंडियन पीपल मान लीजिए साड़ी बना रहे हैं या शर्ट बना रहे हैं, इंडिया के जो लोग बना रहे हैं, और वो अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं कहाँ, इंग्लैंड, वो अगर इंग्लैंड भेज रहे हैं उस साड़ी या उस शर्ट को, तो इंग्लैंड भेजते वक्त इस पे बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लगा दिया उन्होंने। जब वो शर्ट हाथों से बना हुआ या साड़ी हाथों से बनी हुई यहाँ के लोग, इंडिया के लोग जब इंग्लैंड भेजते थे तो उस पर हैवी
टैक्स लगा दिया। हैवी ड्यूटी या हैवी टैक्स लगने की वजह से ये शर्ट या साड़ी इंग्लैंड में जाके क्या हो गया, इंग्लैंड में जब एक्सपोर्ट हुआ तो बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। उनके वहाँ ही शर्ट बन रही है बहुत सस्ती, तो वो क्यों खरीदेंगे हमारे वहाँ से शर्ट। यानी कि हमारा पूरा का पूरा मार्केट इस डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की वजह से ब्रिटिशर्स ने खराब कर दिया। ये सिचुएशन थी इंडिया की जस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम, इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिशर्स के राज में। अब इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हुआ, इतना सब कुछ करने के बाद, रॉ मटेरियल इतना सब कुछ भेजने के बाद, इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि जब आप सामान भेजते हैं, दिखने वाला सामान, विजिबल आइटम्स का जब आप लेन देन करते हैं, जैसे वीट, राइस या कॉटन, इंडिगो, ये सब अगर आप बाहर भेज रहे हैं या बाहर से मंगा रहे हैं, उसका डिफरेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कितना सामान बाहर गया, कितना सामान बाहर से अंदर आया, उसका डिफरेंस, ठीक है। उस वक्त भी इतना सब कुछ करने के बावजूद हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा था, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस था। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या था, सरप्लस था। यानी कि सरप्लस होने का मतलब एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा था। 31 करोड़ एक्सपोर्ट, 31 करोड़ रुपीज़ उस समय हमने एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट किया था, हमें पैसे मिले थे उस समय। ये स्थिति थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो हम ये तो आपने समझ लिया कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की वजह से कैसे हमारा पूरा मार्केट, फॉरेन जो ट्रेड था हमारा, वो ब्रिटिशर्स ने बर्बाद किया, ठीक है। और इसमें क्या था कि वो क्या करते थे, वो दूसरी कंट्रीज से हमें बिजनेस भी नहीं करने देते थे। सारा बिजनेस वो चाहते थे कि ब्रिटेन से ही हो, इंग्लैंड से ही हो। जनरली बिजनेस क्या, हम लोग एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ठीक है। कोई भी कंट्री अगर कच्चा माल एक्सपोर्ट कर रही है तो ये समझ लीजिएगा कि वो बैकवर्डनेस का सिंबल दिखा रही है। तो ये सारी चीज़ें थी जो ब्रिटिशर इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमने फेस किया, उसी के बारे में हम पूरा पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा पहला टॉपिक है, वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वॉज मॉडरेट। वॉल्यूम क्या मतलब है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा कैसा था, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वॉज मॉडरेट, मतलब कि कितना हम लोग बाहर भेजते थे सामान, कितना बाहर से मंगाते थे। तो बहुत ज़्यादा हम लोग बाहर भेजते थे रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा बाहर भेजते थे, कच्चा माल बहुत ज़्यादा बाहर भेजते थे। और इम्पोर्ट बाहर से कराते थे क्या, फिनिश गुड, तैयार सामान बाहर से मंगाते थे, ये करते थे हम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे बता रहा हूँ फॉरेन ट्रेड कैसा था हमारा। नेक्स्ट हमारा आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज सरप्लस। उस दौरान जब इंडिपेंडेंस का टाइम आया, इतना सब कुछ ब्रिटिशर्स ने इतना बर्बाद करने का कोशिश किया हम लोगों को, फिर भी कच्चा सामान जो हम रॉ मटेरियल बाहर भेजते थे उससे हम पैसा कमाए, वो हमारा सरप्लस हुआ। मतलब कि कच्चा माल भेज के हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, हमारा जो एक्सपोर्ट था वो ज़्यादा हो गया। हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होने का मतलब कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाना इम्पोर्ट से, ठीक है। यानी कि हम बाहर ज़्यादा भेजने में कामयाब हुए। बाहर ज़्यादा भेजने का मतलब है सामान को कि हमें पैसा मिलेगा, ठीक है। इंडिया लोग पैसा मिला, लेकिन वो एक बैकवर्डनेस का साइन दिखाता है कि हमको रॉ मटेरियल ज़्यादा बाहर भेज रहे थे और क्या मंगा रहे थे, बाहर से तैयार सामान। यानी कि हमारी औकात नहीं थी कि हम अपने कॉटन से अपना शर्ट तैयार कर सकें उस समय इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ये सिचुएशन थी। नेक्स्ट आता है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड इंडिकेटेड बैक। कंपोजिशन क्या दिखाता था, जो कंपोजिशन का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड मतलब होता है रिफर्स टू टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब कि किस तरह का आप सामान बाहर भेज रहे हैं, किस तरह का सामान आप बाहर से मंगा रहे हैं, तो ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड भी बहुत ज़्यादा हमें बैकवर्ड दिखाता था। हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे, कॉटन, इंडिगो, यही दो चीज़ बाहर भेजते जा रहे थे और बाहर से फिनिश गुड मंगा रहे थे, बस यही कर रहे थे, ठीक है। तो ये भी कंपोजिशन ऑफ ट्रेड भी क्या दिखाता है, बैकवर्डनेस दिखा रहा था उस समय इकोनॉमी की। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, कि किस कंट्री से आपका ट्रेड हो रहा है, क्या डायरेक्शन है। तो उस समय इंडिपेंडेंस के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ की वजह से सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड से ही हमारा, ब्रिटेन से ही हमारा बिजनेस होता था। क्या बिजनेस होता था, वही रॉ मटेरियल हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ से फिनिश गुड मंगाते थे, इम्पोर्ट कराते थे, ये होता था। ये भी बहुत बड़ा बैकवर्डनेस दिखाता है, ठीक है। ओके, यहाँ देख लीजिए डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मीनिंग दिया हुआ है, क्या होता है। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड रिफर्स टू कंट्री टू विच अ कंट्री एक्सपोर्ट इट्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंट्रीज फ्रॉम विच इट्स इम्पोर्ट। कहाँ से आप सामान मंगाते हैं, कहाँ आप सामान भेजते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किस कंट्री से कर रहे हैं, वो होता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, कि किस तरीके का सामान आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या होता है, देखिए रिफर्स टू वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, कितना सामान आप बाहर भेज रहे हैं, कितना
सामान आप मंगा रहे हैं। तो कितना हम मंगा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड मंगा रहे थे, और कितना सामान भेज रहे थे बाहर, एक्सपोर्ट कर रहे थे, रॉ मटेरियल भेज रहे थे। उस रॉ मटेरियल भेजने के बावजूद भी मैंने बताया कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड था। सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होना, इंपोर्ट कम होना। एक्सपोर्ट ज़्यादा होना किसी भी कंट्री के लिए अच्छा होता है, लेकिन हमारी कंट्री के लिए क्यों नहीं अच्छा था, क्योंकि रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट था, कच्चे माल का एक्सपोर्ट था। ये दिखाता है कि हम अपने कॉटन से अपना शर्ट बनाने लायक नहीं थे उस समय। ये सारे पॉइंट्स हैं जो शो करते हैं आपको कि आपका इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक, इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके पहले हमने बात की थी कि इंडिया के फॉरेन ट्रेड की जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था, जो बाहर देशों से बिजनेस था, उसकी क्या स्थिति थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ठीक इंडिपेंडेंस के बाद या इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की क्या कंडीशन हुई, फॉरेन ट्रेड की इंडिया की क्या कंडीशन हुई, यानी कि बाहर के किन देशों से उसका बिजनेस शुरू हुआ, क्या क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कैसा था, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड कैसा था, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड कैसा था, ये सब चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। तो इसको देखने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि 1951 में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था। सेकंड चैप्टर मैंने पढ़ाई दिया, उसको भी चेक कर लीजिएगा। सीक्वेंस वाइज वीडियो डली हुई है, टॉपिक वाइज डली हुई है आपके बुक के हिसाब से, इसको देखिए अच्छे से, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। सारे चैप्टर इंटरलिंक्ड हैं, ये याद रखिएगा। तो क्या हुआ था कि 1951 में 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था, आपको पता ही है। पब्लिक सेक्टर बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा था उसमें, प्राइमरी रोल प्ले कर रहा था, ये सब बातें मैं बता ही चुका हूँ। तो उसके तहत हम पढ़ने जा रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कैसा था। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब पिछली वीडियो में मैंने बता ही दिया है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब है कि जब आप कितनी वैल्यू का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। कितनी वैल्यू का आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। तो इसमें क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की क्या सिचुएशन हुई, कितना एक्सपोर्ट बढ़ा, कितना इंपोर्ट बढ़ा, कितने वैल्यू का दोनों चीजें बढ़ी, ये हम देखने जा रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में क्या हुआ, इट हैज इंक्रीज कंसिडरेबली अंडर 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जो 1951 से स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ 1951 में। तो वहां से क्या हुआ, ये वॉल्यूम ऑफ जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था, फॉरेन ट्रेड था, वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड जो था, जो वैल्यू थी फॉरेन ट्रेड की, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का जो वैल्यू था वो क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि हम लोग ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने लग गए 5 इंडिपेंडेंस के बाद, अंडर 5 ईयर प्लान 1951 से। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्ट इंक्रीज हुआ इतने टाइम्स, ठीक है, मतलब बाहर से सामान मंगाने लग गए हम लोग, 3612 टाइम्स बढ़ गया, बाहर से सामान आना शुरू हो गया। और एक्सपोर्ट हुआ कितना, इतना, मतलब कि एक्सपोर्ट क्या हुआ, एक्सपोर्ट कम बढ़ा इंपोर्ट के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, even a small increase in total volume shows a significant rise in terms of percentage change। लेकिन ये जो वॉल्यूम चेंज का जो ये परसेंटेज दिखा रहा था, आपकी बुक में एक चार्ट भी बना होगा, उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है। थोड़ा सा भी बढ़ता था, जब थोड़ा सा भी थोड़ा सा भी इंपोर्ट बढ़े, थोड़ा सा भी एक्सपोर्ट बढ़े, तो दोनों का जो टोटल करते थे तो उसका परसेंटेज चेंज बहुत ज़्यादा आता था। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ओरिजिनल नहीं शो कर पाता था वॉल्यूम ऑफ ट्रेड उस समय। नेक्स्ट, while over time India's export and import trend to rise, समय के साथ इंडिया का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ता गया, लेकिन ग्लोबल मार्केट में इंडिया का जो ट्रेड था वो क्या होता गया, इंडिया शेयर इन ग्लोबल ट्रेड हैज ट्रेंडेड टू डिक्लाइन। इंडिया का जो शेयर था ग्लोबल मार्केट में वो क्या हो गया, डिक्लाइन करना शुरू हो गया। उसका रीजन था बहुत बड़ा, क्योंकि 5 ईयर प्लान के बाद 1951 के बाद हमने पॉलिसी अपनाई थी जो उसमें सरकारी कंपनियां, सरकारी फैक्ट्रियों का बहुत बड़ा रोल था, जो कि इनएफिशिएंट थे, जो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। इसलिए ये जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो तो बढ़ रहा था, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा था, एक्सपोर्ट कम हो रहा था, ये सब हम जानते ही हैं। लेकिन जो इंडिया का ग्लोबल ट्रेड, मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड, जो मतलब वर्ल्ड के लेवल पे जो ट्रेड था वो क्या हो रहा था, कम होता जा रहा था। क्योंकि आपके पास जब सामान अच्छा ही नहीं रहेगा तो बाहर मार्केट में कौन आपका सामान लेगा। तो पब्लिक सेक्टर जो था अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो इसका ये कारण था कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हमारा क्या था, अच्छा तो था, लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पे हम देखें, ग्लोबल ट्रेड हम देखें, इंटरनेशनल ट्रेड देखें, तो क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था। 1.8% था 1951 में, 1991 आते आते 0.5% हो गया था। ये जो शेयर था हमारा, जो हिस्सा था वर्ल्ड ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में, फॉरेन ट्रेड में। आफ्टर 1991 के बाद इंडिया का जो शेयर था वर्ल्ड ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में, फॉरेन ट्रेड में
तब 1991 में जब नया पॉलिसी आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें तब इंप्रूव हुआ। ये 2.1% एक्सपोर्ट हुआ, 2.6% इंपोर्ट हुआ। 2017-18 का डेटा है ये। नेक्स्ट, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हैज़ बिकम सिग्निफिकेंट। इंपॉर्टेंट उस समय चेंज उस समय हुआ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में, फॉरेन ट्रेड में, जब 1991 में क्या आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तब जाके ये चेंज हुआ, जब प्राइवेट सेक्टर को भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने को दिया गया। ठीक है, ये आपका था वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के बारे में कि हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंडिपेंडेंस के बाद कैसा था। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब कि कितनी वैल्यू का आप इंपोर्ट करते थे और एक्सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट हम आते हैं कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड पे। कंपोजिशन का मतलब कि किन सामान का आप एक्सपोर्ट करते हैं, किन सामान का आप इंपोर्ट करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि कैसे कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब कि किस सामान का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किस सामान का आप इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता था, बहुत ध्यान समझिएगा। जब ब्रिटिशर्स का टाइम था, इंडिपेंडेंस से पहले हम रॉ मटेरियल्स बाहर भेजते थे, रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते थे, मंगाते क्या थे, फिनिश गुड मंगाते थे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जब 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ, जब एक प्लान्ड प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जब सरकार के हाथ में चीज़ें आई, इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में चीज़ें आई, तो इंडियन गवर्नमेंट ने फोकस किया किसके ऊपर, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर। किसके ऊपर फोकस किया, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर। इंडिया ने कहा कि हम अपना सामान खुद अपने घर में बनाएंगे, हमको शर्ट चाहिए होगा तो हम कॉटन बाहर नहीं भेजेंगे, हम कॉटन का यूज अपने घर में ही करेंगे, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में करेंगे, अपने घर की फैक्ट्री में करेंगे और उसी से शर्ट बनाएंगे और वही पहनेंगे। हम चाइना, जापान और ये ब्रिटेन वगैरह से कुछ नहीं मंगाएंगे। ये पॉलिसी अपनाया इंडिया ने, ये बात याद रखिएगा। तो उसके तहत क्या हुआ, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चर का जो सामान हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, कॉटन वगैरह, इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स के हाथों में जब सरकार थी, ब्रिटिशर्स के हाथों में जब सब कुछ था, तो इंडिया जब इंडिपेंडेंस पाया तो उसके बाद इसने क्या कर दिया, एग्रीकल्चर को बाहर, एग्रीकल्चर के सामानों को एक्सपोर्ट करना डिक्लाइन कर दिया, कम कर दिया, और इंडिया खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर का सामान यूज करने लग गया, कॉटन का यूज करने लग गया इंडिया खुद की इंडस्ट्री में शर्ट बनाने के लिए। वो अब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्रीज इन डोमेस्टिक कंजम्पशन। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट था, वीट, राइस, कॉटन, इन सब का क्या हो गया, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ गया, यानी कि अपने घर में ही, इंडिया में ही, इंडिया के लोगों के बीच में ही इसका कंजम्पशन बढ़ गया। तो इस वजह से जो हमारा शेयर था, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर का सामान एक्सपोर्ट करते थे, बाहर करते थे, वो क्या हो गया, कम हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। आप मतलब जानते ही हैं, इसका मतलब है कि किन सामानों को आप बाहर भेजते हैं, किन सामानों को आप बाहर से मंगाते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम। कन्वेंशनल मतलब इंपॉर्टेंट आइटम, ठीक है, जूट, टी, ये सब। तो इसमें भी क्या हो गया, जो हम लोग भेजते थे, जरूरी सामान भी हम लोग बाहर भेज देते थे, उसमें क्या हो गया, कमी आ गई। उसमें क्या हो गया, कमी आ गई। वो भी हम लोग बाहर एक्सपोर्ट करना कम कर दिए। क्यों कम कर दिए, क्योंकि हमारी खुद की डिमांड, हमारी खुद की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमारे कंट्री में डिमांड बढ़ गई थी, तो उसको हम बाहर भेजना बंद कर दिए। कन्वेंशनल आइटम का मतलब होता है जूट, टी, फूड ग्रेन्स एंड मिनरल्स। हम खुद के लिए पहले रोकना शुरू कर दिया। इंडिया खुद के लिए क्या कर दिया, रोकना, सामान को सेल्फ सफिशिएंट बनना शुरू कर दिया। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब कि उसको कोई भी सामान बाहर के देशों के बलबूते ना लेना पड़े, उसके पास खुद की औकात हो, इंडिया की खुद की औकात हो अपने खुद के घर में पका के खाने की। ठीक है, इसलिए हमारा जो शेयर था, कन्वेंशनल आइटम भी हमने बाहर भेजना बंद कर दिया। ये सबसे हमारा एक्सपोर्ट तो कम हुआ, लेकिन अभी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है। कैसे बढ़ा हमारा एक्सपोर्ट, हमने इंक्रीज किया मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। मतलब कि जब इंडस्ट्री लगना शुरू हुआ इंडिया में, जब सरकार के हाथ में सब कुछ आया, 5 ईयर प्लान के थ्रू जब सरकारी इंडस्ट्री लगना शुरू हुआ, तो एक इंपॉर्टेंट चेंज देखने को मिला। एक इंपॉर्टेंट चेंज क्या देखने को मिला कि जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स थी, अब इंडिया फिनिश गुड बनाने लग गया। अब इंडिया जो तैयार सामान बाहर से इंपोर्ट कराता था, मंगाता था, अब खुद इंडिया बनाने लग गया अपने घर में, और वो उसको एक्सपोर्ट करने लग गया। अब वो उसको बाहर भेजने लग गया। अब इंडिया रॉ मटेरियल बाहर नहीं भेजता है, एक्सपोर्ट नहीं करता है, अब इंडिया भेजता है फिनिश गुड। अब इंडिया क्या बाहर भेजता है, फिनिश गुड्स बाहर भेजता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमें हमारा एक नाम होना शुरू हुआ। प्रेजेंटली प्रीशियस मेटल्स, जो ज्वेलरी वगैरह हैं, जेम्स हैं, जो प्रीशियस स्टोन्स हैं, वो सब में इंडिया एक मजबूती से उसको बाहर भेज रहा है, और इंडिया फेमस है उन सब चीज़ों के लिए। आर नोटेबल
एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, इट शोज इंडिया इज नो लॉन्गर स्टैटिक एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। ये दिखाता है कि इंडिया नो लॉन्गर, अब इंडिया एक बैकवर्ड इकोनॉमी नहीं है, एक स्टैटिक एक स्थिर इकोनॉमी नहीं है। इंडिया क्या है? इंडिया एक प्रॉपरली एक चलने वाला एक देश है जो अब एक्सपोर्ट करना भी जानता है और खुद का सामान तैयार करना भी वो जानता है। अच्छा, ये सब चीज़ों से हमें पता चला कि एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इन सब चीज़ों से क्या हुआ? एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है वो भी देख लीजिए। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड जब इंडिपेंडेंस के बाद क्या शो कर रहा है? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि पहले 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर का सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो ये क्या है? पहले हम इसी सेक्टर में लगे रहते थे, एग्रीकल्चर के ही सेक्टर में लगे रहते थे, लेकिन अब हम क्या करने लग गए? अब हम इंडस्ट्री लगाने, सेकेंडरी सेक्टर में भी आ गए, बिजनेस करने लग गए, इंडस्ट्री लगाने लग गए, फिनिश गुड तैयार करने लग गए, ठीक है। और सर्विस सेक्टर में भी हम अपना हाथ आजमाने लग गए इंडिया वाले इंडिपेंडेंस के बाद। तो ये एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। प्राइमरी सेक्टर से उठ के हम सेकेंडरी और टर्शरी पे भी सोचने लग गए, इंडस्ट्री लगाने लग गए, बिजनेस करने लग गए। इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड आपको बताता है कि कैसे हम इम्पोर्ट करना कम किए, बाहर से सामान मंगाना कम किए। तो क्या क्या सामान मंगाना कम किए? फिनिश गुड मंगाना कम किए, ठीक है। जो तैयार सामान हुआ करते थे अब वो हम अपने घर में बनाने लग गए। रॉ मटेरियल बाहर भेजना, एक्सपोर्ट करना कम किए। क्या एक्सपोर्ट बढ़ाए हम? फिनिश गुड का एक्सपोर्ट बढ़ाया। हम अपने घर में खुद तैयार करते हैं अपना सामान और बाहर भेजते हैं। इट्स योर डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है कि किन देशों से आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, किन फॉरेन कंट्रीज से आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, ये मतलब होता है। सिंस 1951 जब प्लानिंग ये हम पढ़ रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या सिचुएशन रही डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड की, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारा जो बिजनेस था, हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो किस किस कंट्रीज से हो रहा था। तो 1951 से इंडिपेंडेंस से पहले आप जानते हैं ये सिर्फ ब्रिटेन से ही होता था, सिर्फ इंग्लैंड से होता था लेन देन। लेकिन अब इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में जब प्लान स्टार्ट हुआ, 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ, उसके अंतर्गत हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनर है, हमारा जो बिजनेस पार्टनर्स हैं वो बढ़ने लग गए, ठीक है, वो एक्सपेंड हो गए। अब हमारा बिजनेस यूएसए से भी होता है, अब हमारा बिजनेस यूके से भी होता है इंटरनेशनल मार्केट में। अब हम एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड्स, एक हम अपना पैर जमाने में मजबूती से हमने अपना पैर जमाया इंटरनेशनल मार्केट में आज के समय में, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेडिंग पार्टनर्स आज के समय के जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो यूएई है, चाइना है, यूएसए है, यूके है, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ईरान, कोरिया, जापान एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन आज देखा जाए तो यूएसए से ज़्यादा आगे बढ़ रहा है हमारा जो ट्रेड है वो यूएई से, और सऊदी अरब से भी हम बहुत ज़्यादा जो है ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड लेन देन कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा सऊदी अरब से भी कर रहे हैं। चाइना वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री, जिसने आज जो कोरोना वायरस का भी जिम्मेदार है, वो क्या है, वो भी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा, उसके वहाँ से भी हम सामान बहुत ज़्यादा मंगा रहे हैं। एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट 2-3% कर रहा है, और इंपोर्ट कर रहे हैं उसके वहाँ से 15%। तो ये क्या है, चाइना ने एक रिमार्केबल गेन किया है इंटरनेशनल ट्रेड में। जो ये फॉरेन ट्रेड है उसमें चाइना ने बहुत हद तक प्रॉफिट कमाया है। कैसे? चाइनीज़ मार्केट इंडिया में जिस तरह से पांव पसारा है, उस हिसाब को देखते हुए इंपोर्ट सबसे ज़्यादा आज के टाइम में चाइनीज़ मार्केट से हम लोग कर रहे हैं। अभी चेंज भी आया है उसमें पॉलिसी में, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सिनेरियो है वो ये कहता है कि ग्लोबलाइजेशन में जो ये ट्रेड हुआ है चाइना से, चाइना ने जो ये अपना पूरा जो है फैलाया है, एक्सपोर्ट तो हम कम कर रहे हैं चाइना से, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इससे हमारे ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। चाइना सक्सेस हुआ है इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा अपना सामान लाने में और इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू प्रॉफिट कमाने में, और ज़्यादा से ज़्यादा चाइना क्या हो रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है। हमें इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। हमें इंपोर्ट कराने के बजाय उस सामान को अपने देश में ही खरीदने का या बनाने का सोचना चाहिए। ये आपका हो गया डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट आपका है 1991 अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड मतलब एक ऐसा साल जिसने पूरा का पूरा एक चेंज ले आया।
1990 तक मैंने इसके पहले आपको बता चुका है, इसके पहले जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े उसमें सब में मैंने आपको बता चुका है कि 1950 से लेकर 1990 तक पब्लिक सेक्टर, सरकार कंपनी का सरकारी इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में। मैंने आपको बताया है कि लाइसेंसिंग परमिट कोटा चलता था, जो पॉलिसी थी कि बहुत ज़्यादा लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता था फैक्ट्री बैठाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था, प्राइवेट सेक्टर को कोई छूट नहीं थी, प्राइवेट सेक्टर सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा था। मेन पावर किसके हाथ में थी? गवर्नमेंट के हाथ में थी, सरकारी कंपनियों, सरकारी पब्लिक सेक्टर के हाथ में थी, सरकारी फैक्ट्रियों के हाथ में थी। लेकिन 1991 में एक नया पॉलिसी सरकार ने जनरेट किया, जब सरकार को लगा कि वो बर्बाद होती जा रही है, उसके पब्लिक सेक्टर बर्बाद हो जा रहे हैं, उसकी फैक्ट्रीज बर्बाद होती जा रही हैं, तो 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन शुरू किया। पहले हम बाहर भेजना सामान को नहीं ज़्यादा महत्व देते थे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते थे कि भाई बाहर से कोई सामान ना मंगाएंगे ना बाहर भेजेंगे, यानी कि हम अपनी खिचड़ी खुद खाएंगे, खुद पकाएंगे, ना किसी को देंगे ना किसी से मांगेंगे, ये सिनेरियो था। लेकिन 1991 के बाद ये चेंज हुआ, ठीक है। 1990 तक हम लोग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये इसके बारे में सोचते थे, इस तरीके का पॉलिसी अपनाए हुए थे, ये पॉलिसी क्या है ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट। 1991 के बाद हम शिफ्ट हो गए स्ट्रेटजी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन पे। अब हम क्या करने लग गए? एक्सपोर्ट को ज़्यादा महत्व देने लग गए। This is your very important topic, inward looking trade strategy. It was in since from 1950 to 1990. इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पहले इसके बारे में पढ़ने से पहले की स्टोरी समझ लीजिए। 1950 से लेकर 1990 तक आपको पता है कि कौन मेजर रोल प्ले कर रहा था, किसके हाथ में सब कुछ था? पब्लिक सेक्टर के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। जूता से लेके ब्रेड तक कौन बनाने की कोशिश कर रहा था? कौन सी फैक्ट्रियाँ, किनकी फैक्ट्रियाँ? पब्लिक सेक्टर की फैक्ट्रियाँ, यानी गवर्नमेंट की फैक्ट्रियाँ। प्राइवेट सेक्टर को कोई भी अधिकार नहीं था। कौन सी पॉलिसी चल रही थी उस समय? लाइसेंसिंग परमिट कोटा की ये पॉलिसी चल रही थी 1990 तक, ठीक है। फिर 1991 में नया पॉलिसी आया था, ये सब आपको पता है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी क्या था। 1950 से लेकर 1990 तक ये स्ट्रेटजी चली थी। इस स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? इस स्ट्रेटजी का मतलब है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी रिफर्स टू पॉलिसी ऑफ रिलायंस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री थ्रू इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन एंड इंपोर्ट ड्यूटीज इन एरियाज ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसका मतलब ये, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी थी, एक ऐसी रणनीति थी, एक ऐसी पॉलिसी थी जो कहती थी, सरकार की ये पॉलिसी 1950 से लेकर 1990 तक चली थी। ये पॉलिसी जो कहती थी कि हम अपनी खिचड़ी खुद बनाएंगे, अपने किचन में बनाएंगे, ना बाहर वाले को किसी को देंगे, ना बाहर से वाले से कोई सामान लाएंगे, ये कहती थी। इसका मतलब था कि ना कुछ एक्सपोर्ट करेंगे ना कुछ इंपोर्ट करेंगे, और इसमें दो चीज़ें थी कि हम अपनी फैक्ट्री खुद अपने घर में लगाएंगे। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी में दो ऐसे वर्ड्स हैं जो इस पूरे पॉलिसी को, इस पूरी स्ट्रेटजी को डिफाइन करते हैं। एक है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज मतलब मेरे घर में जो इंडस्ट्री लगी है, मेरे भारत में जो इंडस्ट्री लगी है। तो 1950 में सरकार ने ये फैसला किया कि भाई वो क्या करेंगी, वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने पहले भी बता रखा है, इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर की कंट्री से कोई भी सामान इंडिया में मंगाना, बाहर की कंट्री से कोई भी सामान इंडिया में मंगाना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब इसका कोई विकल्प, इसका कोई विकल्प। अब जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी मैं चाइना से मान लीजिए मंगा रहा हूँ या जापान से मंगा रहा हूँ, तो इसको इंपोर्ट कराने की बजाय मैं इसकी तरह ऐसा ही कोई और चीज़ का व्यवस्था ढूंढूं, हाथ में पहनने वाली चीज का, जो मुझे समय बताए, जो ऐसा काम भी करे घड़ी जैसा और ऐसा हाथ में पहना भी जा सके। तो इंडिया वही करने की कोशिश करने लगा। इंडिया अपनी इंडस्ट्री बैठाने लग गया, घड़ी बनाने की इंडस्ट्री बैठाने लग गया, जो जो उसको बाहर से मंगाना पड़ता था सामान, उन सब की इंडस्ट्री बैठाने लग गया इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी में, ठीक है। ये बिजनेस किस तरह का करने लग गया?
ये कोई भी सामान बाहर से मंगाना अलाउ नहीं करने लग गया, रिस्ट्रिक्शन लग गया उस पर गवर्नमेंट के थ्रू कि आप बाहर से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करा सकते हैं, और ना अपने घर से ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का आप एक्सपोर्ट, फिनिश गुड आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन रॉ मटेरियल वगैरह एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट भी बहुत कम था। ये सारी पॉलिसीज थी उस समय जिसको कहा गया इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। ऐसा, और हाँ एक और चीज़, बाहर की कोई भी कंपनियां इंडिया में आके अपना फैक्ट्री नहीं लगाएंगी, ना हम किसी के वहाँ जाएंगे फैक्ट्री लगाने। ये सारी चीजें थी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी में। देखिए पहला पॉइंट है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मैंने बता ही दिया कि मैं बाहर से कुछ ना मंगा के, अगर मुझे चेयर पे बैठना है और वो चेयर चाइना से अगर आती है तो चाइना से वो चेयर ना मंगा के मैं जाऊं जंगल में लकड़ी काटूं, लकड़ी से मैं अपने कोई उसी तरह का कुछ चेयर बनाऊं जिसपे मैं बैठ पाऊं, ऐसा सरकार करने लग गई। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने को कहने लग गई, यानी कि बाहर से मंगाने की बजाय वैसे ही उसका कुछ और विकल्प ढूंढने के लिए सरकार कहने लग गई, वैसा ही आइटम अपने घर में बनाने के लिए सरकार कहने लग गई, वैसा ही यूजफुल आइटम अपने घर में बनाने के लिए सरकार कहने लग गई। इसको कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। बाहर की कंट्रीज हमारे देश में ना आए, इसके लिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया इस पॉलिसी के अंतर्गत, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के तहत। क्या कि बाहर की कोई भी कंट्री का कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री हमारे देश में नहीं लगेगा, क्योंकि वो लगेगा तो जाहिर सी बात है वो मशीनरी का यूज़ करेगा, वो सामान सस्ते रखेगा। तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, हमारे घर में, हमारे भारत की जो इंडस्ट्री है, हमारे भारत के लोग जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, हमारी सरकारें जो इंडस्ट्री लगा रही हैं, वो नहीं चलेंगी। और सारा का सारा पैसा कौन कमाएगा? बाहर से आने वाली कंट्रीज की जो कंपनियां हैं वो कमाएंगी। इसलिए क्या किया गया, 1950 से लेके 1990 के बीच में इसको भी रिस्ट्रिक्शन रख दिया गया कि भाई कोई भी बाहर की कंट्री आके, कोई भी बाहर की कंपनी, फॉरेन की कंपनी आके हमारे देश में कोई काम नहीं करेगी, कोई ट्रेड नहीं करेगी। नेक्स्ट, ताकि हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या रहे, फॉरेन कंपटीशन से, इंटरनेशनल कंपटीशन से बचा रहे। ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज वॉज टू बी यूटिलाइज फॉर डेवलपमेंटल इम्पोर्ट। डेवलपमेंटल इम्पोर्ट मतलब वैसा इम्पोर्ट, वैसे सामान बाहर से मंगाना जो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो। फॉरेन एक्सचेंज जो उस समय बहुत स्कैर्स था, बहुत कम था। फॉरेन एक्सचेंज मतलब दूसरी कंट्रीज़ का हमारे पास मुद्रा, करेंसी दूसरी कंट्रीज़ की, ये क्या था, बहुत कम था उस समय। उसको यूटिलाइज करने के लिए सरकार ने बोला, लेकिन किस चीज़ के लिए? सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंटल इंपोर्ट के लिए, वैसे इंपोर्ट के लिए, वैसी चीज़ों के लिए बाहर से मंगाने के लिए बोला कि जो चीज़ें आपके देश में नहीं बन सकती, जो चीज़ें इंडिया में नहीं बन सकती हैं, वैसी मशीनरी को सरकार ने मंगाने के लिए इजाज़त दी कि आप वैसी मशीनरी मंगा सकते हैं जो आप अपने देश में किसी हाल में, या उसका कोई विकल्प अपने देश में आप नहीं पा सकते हैं। वैसी मशीनें को सरकार ने अलाउ किया मंगाने के लिए, जो डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वैसी मशीनों को। तो फॉरेन एक्सचेंज को, जो वहाँ का मुद्रा था, जो बाहर का पैसा था, बाहर के लोग, बाहर की कंट्रीज़ का जो हमारे पास कुछ पैसा पड़ा था, उसको यूटिलाइज करने के लिए कहाँ पे ऑर्डर दिया गया? डेवलपमेंटल इंपोर्ट पे, यानी कि वैसे इंपोर्ट पे जो डेवलपमेंट में हेल्प करे। ठीक है। ये सारे पॉइंट है जो दिखाते हैं कि हमारा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें दिखाते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के बारे में। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा डेफिनेशन सुन लीजिए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज अ स्ट्रेटजी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय एनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स विच द कंट्री हैज़ बीन इम्पोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। ये होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का क्या होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट प्रमोशन नहीं हो सकता। एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बाहर भेजना, इस पे सरकार ज़्यादा फोकस करती थी। ठीक है। एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करने को फोकस करती थी, इंपोर्ट करने पे फोकस नहीं करती थी। सरकार कहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश गुड, ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी फिनिश गुड को एक्सपोर्ट करना है, रॉ मटेरियल नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश गुड सरकार कहती थी एक्सपोर्ट करने के लिए। सरकार की पॉलिसी में ये भी आता था, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी में ये भी आता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश गुड जो तैयार सामान है उसको बाहर भेजना। ठीक है। ये था हमारा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। अब हम देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका गुड इम्पैक्ट क्या हुआ और इसका बैड इम्पैक्ट क्या हुआ।
बहुत अच्छी बात है, सरकार ने सरकारी कंपनियों को ही दिया अधिकार कि भाई आप लगा सकते हैं कंपनियां आराम से। 1950 से लेकर 1990 तक, उसके बाद 1991 में नया इकोनॉमिक पॉलिसी आ गया था, आप लोग को मालूम ही है। 1990 तक जो ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्टडीज चल रहा था, उसके बाद उसका गुड इम्पैक्ट क्या क्या हुआ वो हम देखने वाले हैं। पहला है हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विथ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या हुआ, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो गई, इंडस्ट्रीज मतलब दिखने लग गया, और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पहले जो लोग पब्लिक सेक्टर, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जिक्र किया था स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होता है, इसके पहले और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि पहले लोग क्या थे, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थे। अब लोग सेकेंडरी सेक्टर में भी आने लग गए, अब लोग टर्सरी सेक्टर में भी आने लग गए। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में बिजनेस और इंडस्ट्रीज आती हैं, टर्सरी सेक्टर में सर्विसेज आते हैं, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। ठीक है, तो अब क्या होने लग गया, एग्रीकल्चर से उठ के लोग बिजनेस करने लग गए और क्या करने लग गए, और भी चीज़ें जो है उनको मिलने लग गया। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। डाइवर्सिफिकेशन हुआ, पहले जो सिर्फ और सिर्फ कॉटन, जो सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, शर्ट वगैरह बनते थे, कपड़े के व्यापार ज़्यादा थे, कपड़े की इंडस्ट्रीज ज़्यादा थी। अब क्या होने लग गया, डाइवर्सिफिकेशन, अब डाइवर्ट होने लग गए हम लोग, बहुत सी नई इंडस्ट्रीज डेवलप करने लग गए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज डेवलप करने लग गई, सनराइज इंडस्ट्रीज डेवलप करने लग गए। सनराइज इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्रीज जो नई नई उभरती हैं, उनको कहते हैं सनराइज इंडस्ट्रीज। तो क्या हो गया, नया नया इंडस्ट्रीज हमको देखने को मिला, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का ग्रोथ देखने को मिला, कपड़ा छोड़ के। पहले कपड़े का, टेक्सटाइल का ही मैक्सिमम इंडस्ट्रीज था, स्टील का था। ठीक है, अब क्या होने लग गया, इलेक्ट्रॉनिक का और भी चीज़ों का हमें अपनी कंट्रीज में डोमेस्टिक इंडस्ट्री देखने को मिलने लगी, अपनी खुद की इंडिया में हमें वो इंडस्ट्री ग्रोथ दिखने लग गया। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। सरकार ने इस दौरान SSI का भी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का भी क्या किया था, इंट्रोडक्शन दिया था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कम पैसे लगते हैं, तो सबको अपॉर्चुनिटी मिली क्या करने की, इन्वेस्ट करने की। जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे वो भी एक छोटी सी इंडस्ट्री डाल के क्या करते थे, अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड करते थे। ठीक है, और लोगों को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैंने पहले भी पढ़ाया है कि उसमें क्या होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज होता है, लेबर का यूज किया जाता है कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिलना शुरू हुआ। तो ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी का एक गुड इम्पैक्ट था जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसका दूसरा पहलू भी है, हर सिक्के का दो पहलू होता है। बैड इम्पैक्ट क्या क्या था हम वो देखेंगे। बैड इम्पैक्ट में क्या आता है, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोली। पब्लिक मोनोपोली, सरकारी मोनोपोली का मतलब होता है एक बेचने वाला, बाकी लोग खरीदने वाले। सब कुछ सरकार के हाथ में था, एक ही दुकानदार था, जूता से लेके ब्रेड तक सब वही बेच रहा था मान लीजिए, तो क्या होगा, वो अपना मनमौजी करेगा ही। बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया था, इनएफिशिएंट हो गए थे वो लोग, इनएफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया था, मतलब कामचोर हो गए थे। जो सरकारी नौकर थे वो एकदम कामचोर हो गए थे, समय पे कोई काम नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। एक कनेक्शन BSNL का लेना होगा, अगर आपको 1980 में अपने दादा दादी से पूछिएगा कनेक्शन की जरूरत पड़ती होगी तो किस प्रकार से वो परेशान करते थे। ठीक है, महीनों महीनों सालों लग जाते थे कनेक्शन लेने में। आज तो खट दे जाते हैं, आप सिम ले लेते हैं ना तुरंत। ठीक है, चार्ट आपको फ़ोन भी आता है, तुरंत एक्टिवेशन भी हो जाता है, कनेक्शन आपको तुरंत मिल जाता है। लेकिन उस समय सालों साल लग जाते थे कनेक्शन लेने पे। ये शो करता था पब्लिक मोनोपोली कि सरकार के हाथ में सब कुछ है, तो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी हो गई थी। ठीक है, मोनोपोली का मतलब बता ही दिया हूँ, वन सेलर एंड मेनी कस्टमर्स, मेनी बायर्स। दूसरा क्या है बैड इम्पैक्ट इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी का, लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अगर कोई आपके पास कंपटीशन नहीं है, कोई आसपास आपके दुकानदार नहीं है, तो आप आराम से गद्दी पे बैठेंगे और कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं करेंगे, अपने वहाँ सेम ढर्रे पे चलेंगे, एकदम इनएफिशिएंट रहेंगे। तो इससे क्या हुआ, जो हमारी फैक्ट्रीज थी, जो इंडिया की फैक्ट्रीज थी, इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो था नहीं, FDI तो था नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर की कोई भी फैक्ट्री आके यहाँ फैक्ट्री लगा तो सकती नहीं थी, इसलिए यहाँ की जो गवर्नमेंट कंपनीज थी, गवर्नमेंट फैक्ट्रियाँ थी, पब्लिक सेक्टर था, वो एकदम क्या हो गया, कॉम्पिटिशन लेस हो गया। और इससे क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन वो नहीं किए, कोई भी मॉडर्न स्टेप नहीं लिए, समय के साथ कोई भी नया काम उसमें नया इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाए। इससे क्या हुआ, पूरा का पूरा हमारा जो ग्रोथ था वो क्या
क्या हो गया फैक्ट्रीज का, वो लॉस में जाने लग गए हमारे। बैड इम्पैक्ट में नेक्स्ट आता है हमारा इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर। इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या हुआ कि सब कुछ कौन बना रहा था, सरकारी कंपनियां बना रही थी, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनियों के लिए लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं था कि प्राइवेट कंपनियों को इन्वेस्टमेंट का एक अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं था। इस वजह से ना एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही थी और ये लोग बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट थे, अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट आपका आता है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिकली अनवेलेबल स्टेट एंटरप्राइज। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक सेक्टर, जो कंपनियां एकदम बर्बाद हो चुकी थी, जो पैसे से मोहताज थी, उन पे क्या था, पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह आ जाता था। मतलब क्या है, मैं मंत्री हूँ मान लीजिए सिंचाई विभाग में, तो मैंने कोई सिंचाई क्या इरिगेशन का कोई वो लगाया है, प्लांट लगाया है, और वो लॉस में चलने लग जाए, लोगों को ये ना पता चले कि वो फैक्ट्री मंत्री जी ने लगाई थी वो लॉस में चल रही है, इसके लिए मैं क्या करने लग गया, उसमें वो लॉस में चल रही है उसको और ज़्यादा चलाए जा रहा हूँ, मालूम है कि ये बर्बाद होने वाली है, फैक्ट्री बर्बाद है, फिर भी मैं चलाए जा रहा हूँ ताकि मेरा नाम ना हंसे और मेरा पॉलिटिकल स्टेटस खराब ना हो, मेरा वोट ना कटे आगे आने वाले चुनाव में। ये होता है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिकल अनएवेलेबल स्टेट एंटरप्राइजेस, मतलब कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होने लग गया। आज प्राइवेट कंपनियां हैं, मान लीजिए मेरी कोई होलसेल मार्ट है साड़ियों की, अगर वो ना चले तो मैं क्या करूँगा, उसको बंद कर दूंगा, फालतू उसमें पैसे नहीं लगाऊंगा, बर्बाद फूकूंगा नहीं, पैसे नहीं बर्बाद करूंगा उसमें। लेकिन जो गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री थी उसमें अगर कोई ऐसे प्लांट थे, पब्लिक सेक्टर थे जो नहीं चल रहे थे, तो गवर्नमेंट जानबूझ के चलाती थी ताकि उसकी गवर्नमेंट का नाम ना हंसे और पॉलिटिकल स्टेटस उसकी गवर्नमेंट का खराब ना हो। ये आपका था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, जिसमें आपका गुड इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी में 2 चीजें आती हैं, बताई दिया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन, सब चीज। ये चैप्टर आपका फिनिश।